चलिए देखते हैं भोजन का प्रमुख कार्य क्या है। भोजन का प्रमुख कार्य क्या है, तो 77 के ये हो जाए ऊर्जा का प्रदान करना। ऊर्जा का प्रदान करना। भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन के में कौन कौन से प्रकार का खाद्य पदार्थ होते हैं, तो क्या होगा, कच्चे और पक्के खाद्य। कच्चे और पक्के खाद्य। कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ से मिलने वाली लाभ क्या है। कच्चे और पक्के खाद्य के पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या है, तो संतुलित आहार। संतुलित आहार। संतुलित आहार। विकास के किस अवस्था में पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है। भ्रूण की वृद्धि होती है, तो बीज की। सभी सजीव वस्तु किसके लिए श्वास होते हैं। सभी सजीव वस्तु किसके लिए श्वास लेते हैं, तो वह उपयुक्त में से सभी के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, खान पान की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है। हमारे शरीर में श्वास का क्या ऊर्जा का प्रदान करना। कौन सा अंग श्वास के दौरान ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, तो फेफड़े। श्वास की प्रक्रिया में किस गैस के उत्सर्जन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पौधे उल्टी दिशा में बढ़ती है और प्रकाश की प्रति आकृति अवैज्ञानिक अनुकूलन करते हैं, तो इसलिए वे इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रोपिन्स। व्यक्तियों की त्वचा का मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। व्यक्तियों की त्वचा मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, तो वह सुरक्षा प्रदान करती है। पौधे रात के समय किन प्रक्रिया करते रहते हैं। पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार का उपयोग करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। चलिए 89 देखते हैं। किस प्रकार के पौधे के अधिकांश रूप में रात के दौरान भी उच्च मात्रा में श्वसन करते हैं, श्वास करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सनीय पौधे। अंतःकालीन गैस के विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का। यदि हम रात्रि के समय कपड़े जलाए तो हमें इस गैस का उदाहरण अनुभव होगा, तो क्या होगा, सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार के अनुकूलन कर देता है। तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार के अनुकूलन कर देता है, तो जल की अधिक मात्रा को अवशोषित करता है। किस स्थान की जलवायु और पर्यावरण के परिवर्तन के अनुकूलन प्रक्रिया किस प्रकार के प्रभावित होते हैं, तो अनुकूलन में वृद्धि होती है। किस परिभाषा के उदाहरण है पौधे द्वारा उत्पन्न के प्रति अनुकूल। तो यह है रात में पत्तों का लिखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन है अवांछित पदार्थ का निष्कासन। उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है। अवांछित पदार्थों का, अनवांछित पदार्थों का। उत्सर्जन के बाद अवांछित पदार्थों कहाँ निकलते हैं। तो पौधे के बाहर। पेड़ों में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है। पेड़ों में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है, तो वह है छाल में। चलिए आगे देखते हैं। सभी जीव किस प्रक्रिया के द्वारा अपने संतानों को जन्म देता है, तो ये हो जाएगा प्रजनन।
प्रजनन। आलू के किस भाग से नया पौधा बनता है? आलू के किस भाग से नया पौधा बनता है? तो कलिकाय भाग, कलिकाय का। बायोगैस का उत्पन्न मुख्य किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा 101 का होगा बी आंसर होगा विघटन के कारण। विघटन के कारण। जैविक अपशिष्ट के विघटन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? विघटन के नाम से जाना जाता है। विघटन के नाम से जाना जाता है। गंदे जल का उपचार में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? गंदे जल के उपचार में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? फिल्ट्रेशन। सेल को किस धातु की पट्टी से जोड़ा जाता है? सेल के किस धातु के पट्टी से जोड़ा जाता है? तो आपका ताम्र। बल्ब की फिलामेंट किस सामग्री का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस सामग्री का बना होता है? टंगस्टन का। बैटरी सेल में कितनी प्लेटें होते हैं? बैटरी सेल में कितनी प्लेटें होते हैं? तो आपका दो होते हैं। दो। खाने बनाने की हीटर किस प्रकार के तार का प्रयोग होता है? किस प्रकार के तार का प्रयोग? नाइक्रोम का तार। खाने बनाने का हीटर किस प्रकार का अवयव होता है? किस प्रकार का अवयव होता है? तो आपका हो जाएगा बी आंसर सही होगा हीटिंग कोइल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विद्युत प्रयुज किस कारण से जल जाता है? विद्युत प्रयुज किस कारण से जल जाता है? तो आपका हो जाए उच्च भार से। फ्यूज के स्थान पर आजकल कौन से उपकरण लगाया जाता है? कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो एनसीवी के अंदर किस धातु का प्लेट होता है? एनसीवी के अंदर किस धातु का प्लेट होता है? तो तांबा का। चलिए आगे देखते हैं। एमसीबी के ओवल लोड होने से किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है? किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है? आर्क। कंप्रेस्ड पोलोसेंट लैंप को छोटे रूप में क्या कहा जाता है? कंप्रेस्ड पोलोसेंट लैंप को छोटे रूप में क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा CFL कहा जाता है। CFL कहा जाता है। फ्यूज के तार का प्रमुख गुण क्या है? फ्यूज के तार का प्रमुख गुण क्या है? तो यह कम ताप में पिघलना। विद्युत घंटी में किस पदार्थ का कारण विद्युत ध्वनि उत्पन्न होता है? विद्युत घंटी में किस पदार्थ का कारण ध्वनि उत्पन्न होता है? तो आप बोलेंगे डी लोहे की पत्ती। चलिएगा तो अगला प्रश्न है हम लोग का। देखिए रुक जाइए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्रश्न क्या है? कुंडली कब विद्युत चुम्बकीय बनती है? कुंडली कब विद्युत चुंबक बनती है? तो चलिए इसका आंसर 115 का क्या हो जाएगा आपका? लोहा और पट्टी के घिंचाव पर। क्या है? सॉरी इसका गलती आंसर बोल दिए। इसका विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? फ्यूज होएगा। डॉक्टर कृष्णा ने किस नए क्षेत्र में खोज कार्य किया है? डॉक्टर कृष्णा ने किस नए क्षेत्र में नई खोज कार्य किया है? तो क्या हो जाएगा? सी थर्मियोनिक्स। चलिए 119 का प्रश्न देखते हैं। हेल्पेका किस परिवार का जानवर है? हेल्पेका किस परिवार का जानवर है? तो क्या बोलिएगा? ऊंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
स्टोल्क की बीमारी किससे संबंधित है? स्टोल्क की बीमारी किससे संबंधित है? तो ऊनी के उद्योग। रेशम की खोज किस देश में हुई थी? रेशम की खोज किस देश में हुई थी? तो चीन में रेशम की खोज किस देश में हुई थी? चीन में। रेशम को किस भाग को कच्चा रेशम कहा जाता है? रेशम को किस भाग को कच्चा रेशम कहा जाता है? तो रेशम के कोकून। रेशम के कोकून। रेशम की कोकून का निर्माण किस पदार्थ से करता है? रेशम कीट कोकून का निर्माण किस पदार्थ से करता है? तो यह हो जाएगा प्रोटीन से। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं? पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर करते। रेशम की उत्पादकता के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सतहुत का। इनमें से कौन सा सामग्री मानव निर्मित है? तो नायलॉन। चलिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो आपका होगा सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। चलिए आगे देखते हैं। आगे सत्या ने हमारे वार्षिक कोष समारोह में पीले रुमाल को कौन सा प्रदर्शित द्रव्य डाला? कौन सा प्रदर्शित द्रव्य डाला था? यह होगा सिल्का। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो नींबू के रस के जैसे परिरक्षण देने वाला होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अम्लीय कहते हैं। हल्दी की उपयोग किस प्रकार के पदार्थों का परिरक्षण में होता है? हल्दी का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के परिरक्षण में होता है? तो यह हो जाएगा क्षारीय। चलिए आगे देखते हैं। लिटमस पेपर के लाल रंग के नींबू के रस की बूंद डालने पर क्या होता है? तो यह लाल रहता है। फिनोल्फथेलिन के रंगहीन सूचक बिलियन में कितने प्रतिशत फनाफ्थलीन पाउडर मिलाया जाता है? 0.1%। फिनोल्फथेलिन सूचक के गुलाबी रंग का मतलब क्या होता है? क्षारीयता। फिनोल्फथेलिन का रंगहीन सूचक किस घटना पर आधारित है? अम्लीयता की पहचान। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो क्या होगा? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? संतरा। लैक्टिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दही है। आपका दही हो जाएगा। अगला है औद्जालिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक। एस्कोर्बिक का अम्ल का प्रमुख स्रोत है। एस्कोर्बिन अम्ल का प्रमुख स्रोत है। तो कौन सा है? अलम वाला। टर्टाइलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? टर्टाइलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह इमली है। टर्टाइलिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? इमली में पाए जाते हैं। कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके चूने के पानी में। कौन सा पदार्थ खिड़की के कांच को साफ करने के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ खिड़की के कांच को साफ करने के लिए उपयुक्त होता है? अब कौन सा पदार्थ हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका हो जाएगा अमोनिया डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 145 नंबर। इस साबुन में कौन सा हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? साबुन में कौन सा हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? सोडियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग दूधिया मैग्नीशियम में नीले लिटमस पत्र को किसके संपर्क में आने पर लाल हो जाता है? तो वह किसके संपर्क में? अम्लों के संपर्क में आने पर। लाल लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर नीले हो जाते हैं? तो वह हो जाते हैं क्षार के संपर्क में आने पर। फिनोल्फ्थालीन समस्थान रंग किस प्रकार का होता है? तो गुलाबी प्रकार का होता है। हल्दी पत्र के सूचक का रंग किसके संग के संपर्क में आने पर बदल जाता है? हल्दी पत्र का सूचक का रंग किसके संपर्क में आने पर बदल जाता है? तो वह होगा क्षारों के। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या उत्पन्न होता है? अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या होगा? तो जल उत्पन्न होता है। सोडियम डाइऑक्साइड विलियम को किसमें मिलाया जाता है? सोडियम डाइऑक्साइड को विलियम में किसमें मिलाया जाता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अम्ल और क्षार के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। अम्लीय और क्षारीय विलयन के रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? अम्लीय और क्षारीय विलयन के रंग में परिवर्तन किसके कारण से होता है? तो क्या बोलिएगा? यह रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। चलिए अम्ल और बेस के आपसी मिलन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको क्या हो जाएगा? ये होगा उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीनीकरण की क्रिया में कौन सा तत्व उत्पन्न होता है? तो लवण उत्पन्न होता है। चलिए 157 प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन से कौन सा अम्ल बनाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग किन रोगों में किया जाता है? तो वह आपका हो जाएगा एसिडिटी में अपच में राहत पाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिकतर उपयोग में लाया जाता है? अपच में राहत पाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिकतर उपयोग में लाया जाता है? तो आपका ये हो जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दूसरा नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो चूने के पानी। यदि मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें क्या डालना चाहिए? यदि मिट्टी अधिक अम्लीय हो तो उसमें क्या डालना चाहिए? तो उसमें क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे देखते हैं 162 नंबर प्रश्न। ताजमहल की सुंदरता का ह्रास क्यों हो रहा है? ताजमहल की सुंदरता का ह्रास क्यों हो रहा है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण। अम्लीय वर्षा कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रों में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये मिट्टी के क्षारीय बनाने के लिए मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए। चलिए 165 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
रुक जाइए। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए। चलिए अगला है मृदा उपचार में किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता है। मृदा उत्पाद में किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता है, तो बोलिएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अम्लता और उपचार करने के लिए कौन सी दवाइयाँ ली जाती है। अम्लता उपचार करने के लिए कौन सी दवाइयाँ ली जाती है, तो एंटी एसिड। मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हम अपक्षय कहते हैं। मिट्टी की परतों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है, मिट्टी के परतों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है, कोलाइड मिट्टी से। मिट्टी किस परत में हार्मोन्स की मात्रा सबसे कम होती है, क्या है, मिट्टी किस परत में हार्मोन्स की मात्रा कम होती है, हार्मोन्स की मात्रा कम होती है, तो क्या बोलिएगा, इसका आंसर है मध्य मृदा। चलिए बालू या चिकनी मिट्टी का अनुपात किसको इंगित करता है, बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात किसको इंगित करता है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा दोमट मिट्टी को याद रखिएगा। दोमट मिट्टी को जब मिट्टी के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उससे क्या कहा जाता है, तो उससे बलुई मिट्टी कहते हैं। खिलौने बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो चिकनी मिट्टी का। जल के तीन अवस्था क्या है, तो यह होगा ठोस तरल गैस, ये आंसर होगा ठोस तरल गैस। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 174। सुगठनीय पदार्थ किस प्रकार से बनता है, तो आपका हो जाएगा ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा। चलिए अगला है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम जल अवशोषित क्षमता होती है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम जल अवशोषण क्षमता कम होती है, तो ये क्या होगा, बलुई मिट्टी में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मंसूर और आहार की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तो यह हो जाएगा दोमट मिट्टी के। चलिए 175 प्रश्न देखते हैं। क्या है, किस प्रकार की मिट्टी जल धारा और वायु संरचना में संतुलित बनाए रखती है, किस प्रकार की मिट्टी जल धारा एवं वायु संरचना में संतुलित बनाए रखती है, तो यह होगा दोमट मिट्टी। पौधे में संजान क्या होता है, पौधों में संजान क्या होता है, तो यह होता है आपका मूल रोम संरचना। मूल रोम किसके उपस्थित में होता है, जड़ों में होता है। चलिए पानी और घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए पौधे के किस प्रकार के ऊतक का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार, जाइलम। चलिए आगे देखते हैं जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो यह आपका होगा जल और खनिज लवणों का संवहन। चलिए आगे देखते हैं फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो यह हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संवहन। चलिए आगे है पौधे में किस प्रकार की ऊतक जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। देखिए ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका किस प्रकार का, तो जाइलम। चलिए पौधे भोजन का निर्माण किस अंग में करता है, तो आपका हो जाएगा पत्तियां में करता है। चलिए 185 है किस प्रकार के ऊतक का संवहन जल के खनिज को जोरों से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो वो कौन सा है, तो बी संवाहनिक ऊतक। पत्तियों के मौजूद कौन से संरचना
तक अवशोषित करती है? कौन सी संरचना तक अवशोषित करती है? तो यह आपका हो जाएगा रंध्र। चलिए आगे देखते हैं। जल के किस रूप में पत्तियों का उदाहरण होता है? जल के किस रूप में पत्तियों का उदाहरण होता है? तो क्या हो जाएगा आपका उस वाष्प हो जाएगा। जल के वाष्प उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? जल के वाष्प उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा? तो उत्सर्जन के द्वारा उच्च तापमान का वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उष्ण उत्सर्जन का वाष्प उत्सर्जन क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका हो जाएगा बी वाष्प उत्सर्जन बढ़ता है। कौन सा कारक वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करता है? कौन सा कारक वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करता है? तो आपका भी तापमान का बढ़ता। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो पत्तियों के क्षेत्र में जाइलम और फ्लोइंग ऊतक के पौधे में क्या कार्य होता है? तो वह संवहन होता है। वाष्प उत्सर्जन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? वाष्प उत्सर्जन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो स्ट्रोमेटा। शरीर के विकास एवं गति को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शरीर के विकास एवं गति को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषण की आवश्यकता होती है। कौन सा तत्व शरीर के भोजन को संश्लेषण करने की सहायक होता है? तो आपका कौन सा पोषण होगा? तो पाचन तंत्र। संपूर्ण प्रक्रिया की क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका पाचन होगा। पाचन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति के प्रति मिनट कितनी बार सांस ले सकते हैं? सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस ले सकते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? यह इनमें से कोई नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं, कितना भी बार ले सकता। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। रुकिए 1 मिनट। सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस ले सकते हैं? आपका गलती बोल दिया, 15 से 8 बार। चलिए ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, ये सही होगा 15 से 8 बार। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा 15 से 8 बार ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लकड़ियों जलने पर कौन सा गैस अधिक मात्रा में पैदा होता है? लकड़ी जलने पर कौन सा गैस अधिक मात्रा में पैदा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ईंधन को जलाकर परीक्षण किस प्रकार नहीं करना चाहिए? इंजन को जलाकर परीक्षण किस प्रकार नहीं करना चाहिए? तो आपको ज्वलनशील पदार्थों का परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस गैस की उपस्थिति में कार्बन का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है? किस गैस की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो आप बोलिएगा ए ऑक्सीजन। चलिए अगला है, ईंधन ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपका नाइट्रोजन आपका सही होगा, नाइट्रोजन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, ईंधन मुख्य रूप से किन तत्वों के संयोजन से बनता है? ईंधन मुख्य रूप से किन तत्वों के संयोजन से बनता है? तो बी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन याद रखिएगा। चलिए गाइस यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये ठीक है, नहीं ठीक है। चलिए ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बोलिएगा उपयुक्त में से सभी, वनस्पति और जीवाश्म से, प्राकृतिक संसाधन से, सिंथेटिक से
सिंथेटिक और रासायनिक सभी से होता है। चलिए आगे देखते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। चलिए, ईंधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ईंधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्राथमिक ईंधन में कौन सा गैस नहीं है? प्राथमिक ईंधन में कौन सा गैस नहीं है? तो डीजल, डीजल नहीं है। चलिए, द्वितीय ईंधन में कौन सा शामिल है? द्वितीय ईंधन में कौन सा शामिल है? तो चारकोल, चारकोल शामिल है, चारकोल शामिल है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन में कितने प्रकार का विभाजित किया जाता है? ईंधन में कितने प्रकार का विभाजित किया जाता है? तो तीन 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 तीन। ईंधन के किस प्रकार के प्लूटोनियम सारणी में होता है? ईंधन में किस प्रकार में प्लूटोनियम शामिल होता है? तो कितने यह प्राथमिक ईंधन में, प्राथमिक ईंधन। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी भी दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति आग के चपेट में आ गया तो उसके बचाने के लिए कम्बल में लपेट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कंबल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। कंबल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो ये तो सभी जानते हैं, घर्षण के कारण। तो देखिए, सूर्य की किरणों में सूखी पत्तियों का जल उठना, ये भी हो सकता है। जब सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो सूखी पत्ती में होता है, वह गर्म होकर आग पकड़ लेती है, इस कारण से भी हो सकता है। या घर्षण के कारण, तो इसमें है सूर्य की किरणों की सूखी पत्तियों के जल उठना। चलिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है, माचिस को जलाने के लिए उसमें माचिस की डिब्बी से लगाया जाता है, ऐसा क्यों? माचिस को जलाने के लिए उसमें माचिस की तिल्ली जो रगड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो रगड़ने में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। चलिए, कोयला बनाने के लिए प्रक्रिया को किस प्रकार के दाब महत्वपूर्ण होता है? तो उच्च ताप महत्वपूर्ण होता है। कोयला में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कोयला के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्बोनाइजेशन। पीट और लिंगानाइट अच्छे ईंधन क्यों नहीं होते हैं? पीट और लिंगानाइट अच्छे ईंधन क्यों नहीं होते हैं? तो ये वे जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों पर बना है, अतः कोयला का क्या कहलाता है? कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयला को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह है, कोयला में गर्म करने पर कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है? कोयला में गर्म करने पर कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है? थर्मल ऊर्जा। कोयले के वायु को अनुपस्थिति में गर्म करने पर कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है? तो यह कोक होगा, कोक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कोल तार किस तार के लिए उपयोगी होता है? किस तार के लिए उपयोगी होता है? तो सड़क निर्माण के लिए। कोल तार का प्राप्त किस प्रक्रिया से होता है? तो ऊष्मा क्षय से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है? प्लूटोनियम के नियम के लिए किन तत्वों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो किन के लिए आवश्यक होती है? तो ये होगा ताप और दाब पर। चलिए 222 प्रश्न देखते हैं। तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों होती है? तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों होती है? तो ऐसा क्यों होता है? तो यह होगा, तेल और गैस कम घनत्व होता है, तेल और गैस में कम घनत्व होता है। चलिए, मिट्टी और रेत समुद्र के तली में किस कारण से बैठ जाता है? तो इसका दी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए,
कच्चे तेल को क्या कहते हैं? कच्चे तेल को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम कहते हैं। कच्चे तेल को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्लूटोनियम परिशोधन प्रक्रिया में कौन कौन सी संघटना होती है? कौन सी संघटना होती है? तो दोनों, ए और बी दोनों होगा। एलपीजी पेट्रोल और डीजल केरोसिन। चलिए 226 प्रश्न देखते हैं। द्रव के रूप में प्लूटोनियम गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो यह गृह और उद्योग ईंधन में। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न 227 नंबर है। प्लूटोनियम परिशोधन का आभासी किस विधि से होता है? तो आसवन विधि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पैराफिन मोम का उपयोग किन प्रमुख उत्पादन में होता है? पैराफिन मोम का उपयोग किन प्रमुख उत्पादन में होता है? तो उपयुक्त में से सभी, मसलहम, पेरिस्टिलिन और मोमबत्ती, इनमें से सभी में होता है। चलिए अगला प्रश्न 229। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। चलिए वायु में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वायु में प्रदूषण का प्रमुख जलवाष्य ईंधन का जलना। कोयला से संबंधित कौन सा सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में सभी। यह प्राथमिक ईंधन है, यह एक जीवाश्म ईंधन है, यह एक कोलेस्ट्रॉल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 232। प्राकृतिक गैस के निम्नलिखित में से कौन सी गैस शामिल नहीं होती है? तो कौन सा गैस है? कोयला गैस, लकड़ी, कोयला, प्लूटोनियम और प्राकृतिक गैस में क्या कहते हैं? या आपका हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा करते हैं। सूर्य और प्रकाश, वायु एवं जल के किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य और प्रकाश, वायु और जल किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो यह क्षारीय ऊर्जा का स्रोत है। क्षारीय ऊर्जा। कोयला और प्लूटोनियम के संसाधन किस प्रकार के हैं? तो समिति संसाधन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्लूटोनियम का परिकरण किस विधि में किया जाता है? तो आसवन विधि में। प्लूटोनियम का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से प्रत्याश होता है। समान होता है। चलिए 238 प्रश्न देखते हैं। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आम रूप डैश है तो वह ठोस रहता है। ओम और सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयला किस प्रकार से बनता है? तो यह आपके पौधे के विघटन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम विद्युत धारा को किन दो श्रेणियों में बांटते हैं? तो यह हो जाएगा सुचालक और उपचालक। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन से पदार्थ में से बिजली बहती है? तो नारियल तेल आपका सही होगा। नारियल तेल। बल्ब में जलने की तीव्रता अधिक किसमें होती है? तो वह नींबू की रस में। विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्षमता को कौन सा पदार्थ स्वार्थिक है? तो आपका होगा पीने की पानी। किस प्रकार के तेल बिजली की संरचना नहीं करती है? किस प्रकार के तेल बिजली की संरचना करते? रिफाइंड का तेल। नींबू का रस का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? किया जा सकता है? क्या प्रश्न है? नींबू के रस का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? तो यह होगा बिजली के संचालन के लिए दूध के प्रति विद्युत धारा का प्रतिक्रिया क्या है? तो यह हो जाएगा आपका दूध के
सुचालकीयता का कम, दूध के सुचालकीयता का कम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है 248 पीने के पानी के विद्युत सुचालकीयता के कारण है। पीने के पानी के विद्युत सुचालकीयता का कारण है तो इनमें आयतन होता है, इनमें आयतन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अधातु विद्युत धारा में प्रभाव में सहायक होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अधातु विद्युत धारा में प्रवाहित होता है तो यह हो जाएगा नल और पानी। चलिए नींबू के रस के विद्युत धारा में प्रवाहित होते हैं क्योंकि उसमें क्या मौजूद होती है तो एसिड मौजूद होती है। दूध विद्युत चालक नहीं है क्योंकि इनमें सरका मौजूद होता है। शहद का प्रयोग विद्युत चालकता परीक्षण में क्यों नहीं किया जाता है। तो यह हो जाएगा इनमें अधिक सक्रियता होती है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका शर्करा विद्युत घटना के लिए उपयुक्त क्यों है। शर्करा विद्युत घटना के लिए उपयुक्त क्यों है तो क्या होगा इनमें अम्ल होता है, इनमें अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न है आसुत जल विद्युत का ऊंचा चालक क्यों नहीं होता है। आसुत जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है तो यह हो जाएगा आपका उनमें लवण नहीं होता। घरेलू उपयोग के लिए साधारण जल क्यों चालक है। घरेलू उपयोग के लिए साधारण जल क्यों चालक है तो वह उनमें लवण घुलित होता है। लवण मिलने पर विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। तो लवण जल का आयन के कारण। जांच के समय किस पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। जांच के प्रयोग किस पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपका हो जाएगा धातु का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए कौन सा द्रव्य विद्युत का चालक है। नमक ठप्पा। लोहा किस प्रक्रिया से निकलती है। विद्युत विभव से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइन के लोहा की पत्ती या अन्य धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए नमक मिल जल प्रयोग में क्यों मिला जाता है तो यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए। विद्युत धारा में प्रभाव को किसके सर्वप्रथम 1800 में प्रदर्शित किया। विद्युत धारा के प्रभाव को किसने सर्वप्रथम 1800 में प्रदर्शित किया था तो यह हो जाएगा विलियम निकलेसन। सर्वप्रथम इलेक्ट्रोसियम की प्रक्रिया किसने की थी तो यह हो जाएगा विलियम निकल्सन ने। सर हेनरी डेरी ने 1860 ईस्वी में कौन सा तत्व का नामकरण किया था। सर हेनरी डेरी ने 1860 में किस तत्व का नामकरण किया था तो यह हो जाएगा पोटेशियम का। विलियम निकासन के अनुसार विद्युत धारा द्वारा किसका उत्पादन हो सकता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप किस प्रकार की धाराओं का उपयोग करता है तो यह प्रकाश की धारा। विद्युत धारा के प्रयोग द्वारा कौन सी तत्व का पता लगाया जाता है। विद्युत धारा के प्रयोग के द्वारा कौन सी तत्व का पता लगाया जाता है तो सोडियम कैल्शियम स्ट्रोनेशियम मैग्नीशियम और बेरिलियम। ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। धातु के आभूषण सस्ते होने के बावजूद अधिक चमकदार क्यों है तो यह हो जाएगा
पोलेंसिंग के प्रक्रिया के कारण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी तांबे के इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा एनस्प्लिटिंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा के द्वारा किस बाह्य धातु के परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की किसी भी बाह्यतम धातु के परत को चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, वह धातु जिसे क्रोमियम द्वारा सुरक्षित बनाकर चमकदार बनाया जाता है, तो वह कौन सी धातु है? वो कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। वह धातु जिसमें क्रोमियम द्वारा सुरक्षित बनाकर चमकदार बनाया जाता है, वह कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी धातु की परत चढ़ने के लिए कुर्सी टेबुल हैंडल आदि का चमकदार बनाया जाता है। तो यह हो जाएगा लोहा की। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्रोमेशियम महंगी धातु है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो लोहा के सुरक्षित बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न करें, किसी भी पदार्थ के विद्युत चालक होने की पहचान उसे की जाती है? किसी पदार्थ के विद्युत चालक होने के पहचान किससे की जाती है? तो वह आपको हो जाएगा विद्युत धारा के प्रभाव से। किसी धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह रासायनिक प्रभाव पर। विद्युत दृष्टि धातुओं को सुचालक और किस रूप में बांटा जाता है? तो अल्पचालक के रूप में। चलिए त्वरित के समय हमें किस प्रकार की ध्वनि संकेत सुनाई दे सकती है? तो बीडी की आवाज़। त्वरित की घटना का प्राकृतिक उत्पन्न का मुख्य कारण क्या है? त्वरित की घटना का प्राकृतिक उत्पन्न का मुख्य कारण क्या है? तो यह हो जाएगा आपका वायुमंडलीय विद्युत। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो वह दोनों ऊष्मा और रासायनिक दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होता था? एनोड पर। विद्युत चालक करने वाले अधिकांश तत्व क्या है? अधिकांश तत्व क्या होते हैं? चलिए आगे देखते हैं क्या होते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? धातु होते हैं। शुद्ध जल में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं होता है? तो यह जल में आयनों का कमी होता है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग किस धातु को किस पर चढ़ाने की प्रक्रिया है? इलेक्ट्रोप्लांटिंग किस पदार्थ को किस पर चढ़ाने की प्रक्रिया है? तो वह है आपका क्रोमियम की लोहा। साइकिल के हैंडल के लेपन किस धातु में होता है? साइकिल के हैंडल के लेपन किस धातु में होता है? तो आपका क्रोमियम। इलेक्ट्रोसियम क्या है? तो जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। धातु के प्लेट जब पेल्टेशियम धातु के प्लेट क्या है? धातु के पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च लगाने का क्या कारण है? तो यह आपका होगा विद्युत चालकता देने के लिए। विद्युत
चालकता देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम किसके द्वारा अपने सामने परी वस्तु को 2 दिन में उपजाने में देख पाते हैं। हम किसके द्वारा अपने सामने परी वस्तुओं को दिन के उजाले में देख पाते हैं। दिन के उजाले में देख पाते हैं तो यह प्रकाश होगा अपना। चलिए रात में हम कभी कभी किन वस्तुओं को देख पाते हैं? रात में कभी कभी हम किन वस्तुओं को देख पाते हैं? चंद्रमा और तारे। चलिए किस स्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? किस स्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो वह है परिवर्तन प्रकाश की वस्तु को देख सकते हैं। परिवर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश का परिवर्तन के कारण। प्रतिबिंब बनने के परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रतिबिंब बनने के परिवर्तन को हम लोग क्या करते हैं? तो ये आंसर सही है। परिवर्तन और प्रक्रिया प्रतिबिंब निर्माण के लिए निर्वाहित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परावर्तक पृष्ठ प्रतिबिंब निर्माण में कितना सहायक है? तो यह प्रतिबिंब निर्माण के अत्यधिक सहायक होते हैं। चलो अगला प्रश्न है हम लोग का, समतल दर्पण का क्या प्रयोग है? चलिए क्या हो जाएगा? यह प्रकाश की किरण के परिवर्तित करने के लिए किरण को परिवर्तित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का गणना कैसे की जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कैसे की जाए? F बराबर Gmn/d²। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा निर्धारित करने का अनुसार होता है। क्या होता है? तो यह केंद्र के दिशा में यदि पृथ्वी का आकर्षण बल समान नहीं हो तो चंद्रमा की गति कैसी होगी? तो यह आपके सरल रेखीय पथ पर। चलिए यदि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बढ़ जाए तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से प्रभावित होगा? तो आपका बी कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्यूटन ने शिक्षा प्रदान करने के समय किस प्रसिद्ध पुस्तक को पढ़ा था? तो प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांत। न्यूटन के ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है? तो वह नियम है गुरुत्वाकर्षण का स्वभूमिका निभाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, मुक्त पतन मानकर किस वस्तु पर लगे गुरुत्वाबल का अनुमान क्या होता है? तो वह आपका सभी होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थानांतरक, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं होता? तो यह हो जाए एक से अधिक पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है? तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा पदार्थ शुद्ध है? तो नमक जो है वह आपका शुद्ध है। चलिए स्वच्छता की दृष्टि से शुद्धता का प्रयोग महत्व है। स्वच्छता की दृष्टि से शुद्धता का प्रयोग महत्व है। तो यह है डी उपयुक्त में से सभी। यह स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है, यह पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, यह खाद्य पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? तो G.8 m/s²। सेकेंड गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग किसके सर्वप्रथम मिला था? हाईजैक न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या है? तो G = Gm
पर आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम पर आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्वीय पर क्यों समान होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर क्यों समान होता है? तो यह क्यों होता है? तो डी आपका सही हो जाएगा, डी। उपयुक्त में से सभी। पृथ्वी के द्रव्यमान के समान होता है, पृथ्वी का आकार का बराबर होता है, पृथ्वी की सतह की सभी स्थानों पर समान होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो आपका ए हो जाएगा द्रव्यमान और दूरी, द्रव्यमान और दूरी, द्रव्यमान और दूरी। किस वस्तु पर गुरुत्वीय बल की दूरी उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? किस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुरुत्वीय बल का मान क्यों आवश्यक है? गुरुत्वीय बल का मान क्यों आवश्यक है? तो यह हो जाए वस्तु के वजन मापने के लिए, वस्तु के वजन मापने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 से 11 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा समान दूरी पर समान ऊंचाई का वस्तु कैसी गिरती, वस्तु कैसे गिरती है? तो एक ही समय में गिरती है। किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है? किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है? तो वस्तु का स्थान बदलने पर। गुरुत्वीय त्वरण का माप किस इकाई में होता है? गुरुत्वीय त्वरण का माप किस इकाई में होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में। चलिए अगला, गुरुत्वीय बल का मानक किसे दिया था? गुरुत्वीय बल का मानक किसे दिया था? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो 6.37 गुने 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। चलिए 316 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस वस्तु को द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? किस वस्तु में द्रव्यमान भार में क्या अंतर है? तो आपका यह हो जाएगा ए, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चंद्रमा पर वस्तु पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो वह भी क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से बहुत कम होता है। किस वस्तु को द्रव्यमान 10 किलो है? तो पृथ्वी के उसका भार कितना होगा? 98 एन। चंद्रमा पर 98 एन का भार पृथ्वी पर कितना होगा? पृथ्वी पर कितना होगा? तो ए 588 एन। चंद्रमा की सतह पर 1.67 एन का भार किसके बराबर होता है? तो वह हो जाएगा आपका डी, 10⁻n के बराबर होता है। चंद्रमा पर 10 किलो के द्रव्यमान वाले वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा पर 10 किलो द्रव्यमान वाले वस्तु का भार क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा 16.33 न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार पर कितना अनुपातित होता है? तो आपका हो जाएगा 1/6। दाब का परिभाषा क्या है? तो आपका किसी भी क्षेत्र पर बल का अनुपात। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, याद रखिएगा। जब आप पैरों के बल खड़े होते हैं तो दाब का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? तो यह पैरों के ताल पर अधिक होता है। दाब और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार के संबंध होता है? तो यह आपके दाब के क्षेत्रफल पर उल्टा होता है। पास्कल समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो दाब बराबर बल पर क्षेत्र, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। रेट पर लेटने पर दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? तो यह हो जाएगा आपके दाब घट जाता है। पैरों के ताल पर क्षेत्रफल कम करने
से क्या होता है, क्षेत्रफल कम करने से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। लकड़ियों के टुकड़े को 4 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वाले विमाओं पर रखें तो दाब क्या होगा, तो यह 612.5 नैनोमीटर स्क्वायर। चलिए, दाब किसके सीधे संबंधित होती है, दाब किसके सीधे संबंधित है, बल के। दाब को किस इकाई की मापा जाता है, दाब को किस इकाई से मापा जाता है, तो आपका ये पास्कल से पानी के सतह पर लोहे की कील क्यों डूब जाती है, पानी के सतह पर लोहे की कील क्यों डूब जाती है, तो यह आपका हो जाएगा घनत्व के कारण। चलिए, घनत्व के कारण। चलिए, अब 34 नंबर प्रश्न देखते, इसका हो जाएगा घनत्व के कारण। 34 नंबर प्रश्न आपका, क्या है, 333, पानी के सतह पर लोहे की कील क्यों डूब जाती है, तो घनत्व के कारण डूब जाती है। ठीक है, इसको चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्यों फार्क पानी की सतह पर पड़ते हैं, यह घनत्व के कारण। उत्थापन बल का प्रभाव किस वस्तु पर लागू, उत्पादन बल का प्रभाव किस वस्तु पर लागू होता है, तलर और गैस। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किस वस्तु पर लगे उत्प्लावन का बल का परिणाम किस प्रकार पर निर्भर करता है, तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा विस्थापन के तल के बाहर। चलिए, अगला प्रश्न को हम लिखते हैं 337 प्रश्न को। क्या है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर बाद डोरी से ऊपर खींचा जाता है तो उत्प्लावन बल में कमी क्यों नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं। यह आपका आंसर है, क्योंकि पानी का घनत्व समान होता है। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु का प्रभाव डालता है, उत्प्लावन बल के कारण वस्तु का प्रभाव डालता है, तो यह क्या, तरल द्वारा विस्थापन भार के कारण। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण में किया जाता है, तो यह सी हो जाएगा हाइड्रोमीटर। किस सामग्री का घनत्व किससे बराबर है, तो यह आपका वस्तु के द्रव्यमान और मात्रक पर आधारित, घनत्व के सिद्धांत का परिपक्व कौन सा पदार्थ है, तो यह आपका होगा लोहा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग चांदी के ऑक्सीजन घनत्व कितनी होती है, चांदी की ऑक्सीजन घनत्व कितनी होती है, तो क्या बोलिएगा, कितनी होती है, तो यह आपका हो जाएगा 10.8 होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, अपेक्षित घनत्व का क्या मानक होता है, ये कोई भी मानक नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम किससे संबंधित है, आकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण बल का स्तर असल कहाँ अधिकतम होता है, तो धरती के तल पर। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। किस वस्तु का भार किसमें संबंधित है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल। बहार में वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्यों हो सकता है, तो यह भी गुरुत्वाकर्षण बल
के परिणाम के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम के कारण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सबसे तेज कौन सी वस्तु जल में घुलती है? सबसे तेज कौन सी वस्तु जल में डूबती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? जल में डूबती है तो जो अधिक घनत्व में होता है, जो अधिक घनत्व में होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अपेक्षा घनत्व में किसका अनुपात होता है? अपेक्षा घनत्व में किसका अनुपात होता है? प्रश्न है अपेक्षा घनत्व में किसका अनुपात होता है? तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा किसी भी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व। किस पदार्थ का घनत्व और पानी पर फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या है? फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह आपका हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या है? तो तरल मिश्र के ठोस के पदार्थ को अलग करने के लिए, तरल मिश्र के ठोस के पदार्थ को अलग करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। छानने की प्रक्रिया में किस उपकार का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा 351 की डी हो जाएगा आपका, फिल्टर पेपर और फनरल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कोलाइड मिश्रण और निलंबित मिश्रण को क्या अंतर है? कोलाइड मिश्रण और अनियमित मिश्रण के अंतर क्या अंतर है? तो सोलाई मिश्रण को कम छोटे होते हैं, जबकि निलंबित मिश्रण होते हैं। निम्नलिखित में से हल्का कौन है? और जबकि खिलाई मिट्टी भारी है, तो क्या होगा? तो खिलाई मिश्रण शुद्ध होते हैं, जबकि वस्तु निलंबित मिश्रण को शुद्ध कोई अंतर में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। खोलाई मिश्रण का नियमित मिश्रण में क्या अंतर है? मिश्रण में क्या अंतर है? तो खोलाई मिश्रण के कण छोटे होते हैं, जबकि इनके लिमिट मिश्रण होते हैं, इसके लिमिट मिश्रण होते हैं। चलिए निम्नलिखित मिश्रण में हल्का होता है, जबकि खोगाली मिश्रण क्या होता है? खोगाली मिश्रण भारी होता है। तो यह ए खोलाई मिश्रण के कण छोटे होते हैं, जबकि निलंबित मिश्रण क्या होते हैं? तो वो मिश्रण में बड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का स्क्रीन पर। पृथ्वी तथा उसके सतह पर रखी किसी 1 ग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान 6 × 10 के पावर 24 तथा पृथ्वी के त्रिज्या 6 चलिए चंद्रमा के पृथ्वी को आवर्षित करता है, तो पृथ्वी के चंद्रमा की ओर क्या होगी? पृथ्वी के चंद्रमा की ओर फिर से कहेगा, हम लोग झंडा निकालते हैं।
चलिए 353 प्रश्न। पृथ्वी तथा उसके सतह पर रखी गई किसी 1 किलो की वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम क्या होगा? पृथ्वी के द्रव्यमान 6 गुने 10 24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुने 10 6 मीटर है, तो क्या होगा? तो बोलिएगा 9.8 नैनो 9.8 नैनो। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी के आकर्षित करता है तो पृथ्वी के चंद्रमा की ओर की गति क्या कहलाती है? गति क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान कहलाती है। पृथ्वी के द्रव्यमान कहलाती है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को चौगुनी कर दिया जाएगा। दोनों वस्तु के मान को चौगुनी कर दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण स्वार्थिक नियमों को क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण स्वार्थिक महत्व का क्या नियम का क्या महत्व है? तो यह हो जाएगा आपका यह खगोलीय पिंडों की गति, यह खगोलीय पिंडों की गति है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मुक्त पतन का कारण क्या है? मुक्त पतन का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? तो वजन कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 2/6 गुना है। तो 10 किलोग्राम की वस्तु चंद्रमा पर था। देखिए चंद्रमा पर था तो पृथ्वी के न्यूटनी भार क्या होगा? चंद्रमा पर था तो पृथ्वी के न्यूटन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका 98 नैनो 16.33 नैनो। चलिए अगला प्रश्न है। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर से 40 मीटर पर सेकेंड के प्रभावित वेग का फोकस किया गया है तो G बराबर 10 m² देता है। तो ऐसे पत्थर के द्वारा निम्नलिखित अधिक ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपका हो जाएगा 360 का B हो जाएगा। 360 का B 80 मीटर। चलिए 361 देखते हैं। 361 क्या है? कोई पत्थर 6 मीटर से ऊंची किसी भी मिसाइल की चोटी से गिराया गया और उसकी समय की दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकेंड से वेगों के ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंका गया। तय कीजिए कि दोनों दाब कहलाएगा। तो C 4 सेकेंड के बाद 87.5 मीटर के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के परिकल्पना कीजिए। पृथ्वी के द्रव्यमान 6 गुने 10⁻14 kg तथा सूर्य के द्रव्यमान 2 गुने 10⁻33 kg। तो दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 गुने 10⁻11 मीटर होगी। 62 क्या होगा? A हो जाएगा। चलिए पहले 3.6 गुने 10⁻23 n। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकेंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है तो ज्ञात कीजिए कि गेंद के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितना है? तो आपका C हो जाएगा ये 41 मीटर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न। किसी भी द्रव्य के डूबे गए वस्तु पर उत्प्लावन बल के किस दिशा में कार्य करता है? किसी द्रव्य में डूबे गए वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा ये ऊपर की ओर। पानी के भीतर किस प्लास्टिक के बूंदे को छोड़ने पर यह अपनी सतह पर क्यों आ जाता है? तो यह इसका हो जाएगा उत्प्लावन के बल के अधिक। पानी के भीतरी प्लास्टिक के बूंदे को छोड़कर यह अपनी सतह पर क्यों आ जाता है? तो उत्प्लावन बल के अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1 ग्राम cm³ के घनत्व होता है और 50 ग्राम किसी भी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? तो B डूबेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कार्य का वैज्ञानिक
संकालन क्या है, कार्य का वैज्ञानिक संकालन क्या है, तो यह हो जाएगा आपका बल हो जाएगा, बल 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 बल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस वस्तु का बल लगने पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? किस वस्तु का बल लगने पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? तो सी कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। किसी लकड़ी का टोली खींचना एक दर्शाता है। किस लकड़ी की टोली खींचना एक दर्शाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी कार्य क्षमता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 370 प्रश्न को क्या है? जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थित परिवर्तन होता है। यदि F1N है, यदि SM हो तो बल्ब के द्वारा किया गया कार्य होगा, बल्ब के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो Nmm। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 72 किसी वस्तु पर होने वाले कार्य का मात्रक होता है। किसी वस्तु पर होने वाला कार्य का मात्रक होता है, तो यह 3 होता है, 3 जूल होता है। 3 जूल क्या होता है? 3 जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है आपका 373, आपका हो जाएगा जूल हो जाएगा इसका। 372 का 373 में है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कार्य को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कार्य को दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर W बराबर एफ एस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। यदि वस्तु पर F न्यूटन बल लगता है और S मीटर विस्थापन है, तो समीकरण W बराबर F गुने S के अनुपात कार्य कितना होगा, तो आपका होगा F गुने S। चलिए यदि कोई यदि कोई 5N बल किसी वस्तु पर 2M की दिशा के कार्य करता है, तो किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा? तो 10 जूल होगा, 10 जूल होगा। बल द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? गुणफलिक कहते हैं। किसी वस्तु पर काम करने वाले बल का विस्थापन के गुणनफल को क्या कह सकते हैं? डी कार्य कहते हैं। बल के द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है? ए जब बल की दिशा के विस्थापन की दिशा में पीड़ित हो, जब बल की दिशा को विस्थापन की दिशा में पीड़ित हो। 79 ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार की कार्य होता है? ऊर्जा के उपयोग में किस प्रकार की कार्य हो? उपयुक्त में से सभी वस्तुओं का निर्माण, विद्युत उत्पन्न के कारण ताप का उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऊर्जा का मात्रक का माप किस इकाई में होता है? ऊर्जा का मात्रक का माप किस इकाई में होता है? तो आपका हो जाएगा चलिए 380 का देखते हैं। ऊर्जा की मात्रा का माप किस इकाई में होता है? तो आपका हो जाएगा जूल में होता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 381। किसी भी वस्तु की ऊर्जा तब भी है जब वह डैश करती है, कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसके द्वारा प्राकृतिक में प्राप्त होता है? तो क्या बोलेंगे? उष्मीकरण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 383 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है? ऊर्जा के किस रूपांतरण में परिणाम स्वरूप ट्रोलिंग गति करता है? तो क्या डी विभव ऊर्जा के गतिक ऊर्जा में, विभव ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गति ऊर्जा को प्रायोगिक रूप में कैसे दर्शाया जाता है? गति ऊर्जा को प्रायोगिक रूप में कैसे दर्शाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। ऊर्जा के रूपांतरण के माध्यम में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 385 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है? तमस का स्थान परिवर्तन कौन से तथ्य से होता है?
तत्व से होता है तो जल से होता है, जल से होता है। चलिए अगला हम लोग का स्रोत प्रकार के जल में जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद 387, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो अपवर्तन होता है। स्रोत के दूर होते हुए प्रकाश की दिशा बदलाव को क्या कहते हैं? भी अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद है जंतु शरीर के संरचना के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बोलेंगे विद्युतीय आवेश के खून दोनों, विद्युतीय आवेश और खून दोनों का। चलिए अगला प्रश्न हम लिखते हैं 390। नाली का संचालन किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क और विद्युतीय वेग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 391। जंतु शरीर के उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो बोलिएगा डीएनए में परिवर्तन। 392। जंतु शरीर में किस संकेत का मस्तिष्क पहचानता है? सी प्रकाश और ध्वनि के संकेत दोनों। चलिए कौन सी विधि जीव की बुरी तरह से प्रभावित होते हैं? विद्युतीय संकेतन। मस्तिष्क के संकेत पहुंचाने का मुख्य विधि क्या थी? तो डी विद्युतीय संदेश। मानव शरीर के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संदर्भ में एंट्रीलियर हार्मोन का कार्य प्रभाव है। 395 का सी होगा सहज लड़ाई का भावना। चलिए यदि विद्युत आवेश के प्रभाव के लिए प्रक्षिप्त अंगों का परिचय सीमित हो तो क्या होगा? आपका यह हो जाएगा प्रतिक्रिया में विलंब होना। 397 प्रश्न हम लोग देखते हैं 397। कार्डियम पेशियों में किस प्रकार के भ्रम करता होता है? तो तेज और धीमी धड़कन। चलिए 398 देखते हैं। 300 जीवों में संपिक स्थानीय परिवर्तन होने पर किस प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है? यह लड़ाई और भागने की प्रक्रिया। चलिए 399 प्रश्न देखते हैं। किस प्रक्रिया के माध्यम से हार्मोन ऊतकों को प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है? तो आपका क्या होगा? सूचना के परिवहन। चलिए 400 प्रश्न को देखते हैं। पीनियल ग्रंथि का मुख्य कारण क्या है? पीनियल ग्रंथि का मुख्य कारण क्या है? तो नींद और जागरण का नियंत्रण। तो चलिए आज 400 प्रश्न को ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे कोशिश करेंगे हम लोग पूरा एक ही वीडियो में 1600 प्रश्न पूरा करा देता है। रहने दीजिए 400 प्रश्न कल देखेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।